आज मैं आपको बीए हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी आलोचना के विकास में भारतेंदु तथा भारतेंदु मंडल के योगदान की समीक्षा कीजिए। आज हम इसी प्रश्न का सारांश समझेंगे। हिंदी साहित्य में इतिहास में 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। जब ये 10 वर्ष की आयु के थे तब इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु उनकी उपाधि थी। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक युग के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना बिल्कुल उचित है। जिस समय खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में थे, उस समय हिंदी के सौभाग्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की आपस में विरोधी शैलियों में समन्वय स्थापित किया और मध्य मार्ग अपनाया। इस काल में हिंदी के प्रचार में जिन पत्र पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया, उनमें से उद्दंत मार्तंड प्रमुख हैं। इस समय हिंदी गद्य की प्रगति में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि लिखी गई। अब मैं आपको भारतेंदु मंडल के बारे में बताऊंगी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया और प्रेरित भी किया। इन लेखकों ने बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, राधा चरण गोस्वामी एवं राय कृष्णदास प्रमुख रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। यही साहित्यकार मंडल भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदी साहित्य में यह समय भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं। भारतेंदु युग की कविताओं की भी बहुत सारी विशेषताएं रही हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि इस युग की अधिकांश कविताएं वर्णनात्मक हैं। छंद, इन कवियों की भाषा तथा छंद में प्राचीन अधिक और नवीनता कम दिखाई देती है। खड़ी बोली का आंदोलन प्रारंभ होने के बाद भी ब्रिज भाषा की सर्वमान्य रही है। इसकी दूसरी विशेषता रही है, इस समय की भाषाओं में देशभक्ति की भावना अधिक दिखाई पड़ती है, जिससे जनता में शांति और सुरक्षा की आशा बंधी रहती है। गुलामी के समय में भी इन कवियों ने राजभक्ति स्वर सुनाई पड़ते थे। इसकी तीसरी विशेषता है, इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता जनवादी विचारधारा भी रही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की जनवादी भावना उनके समाज सुधारक में समाई हुई दिखाई पड़ती है। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले दंगलों की भी पोल खोली थी। इसके साथ साथ इस युग के कवियों में बहुत सी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज मैं आपको जिस विषय का सारांश समझाने जा रही हूँ वह है काव्य के लोक मंगल की साधना व्यवस्था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। लोक मंगल शब्द
शुक्ल जी ने समाज दर्शन व काव्य दर्शन का केंद्र बिंदु माना है। उनके अनुसार आत्मबोध और जगत बोध के बीच ज्ञानियों ने जो गहरी खाई खोदने की कोशिश की थी, उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन भावना दोनों को एक ही मानकर चलती रही। इसी के स्वरूप द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। लोक में इस स्वरूप को किसी ने राम राज्य कहा तो किसी ने आसमान की बादशाहत कहा। इसलिए आचार्य राम शुक्ल ने काव्य के 2 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है आनंद मंगल की साधनावस्था, अर्थात प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले। इसके अंतर्गत जो काव्य आते हैं वो है रामायण, महाभारत, शिशुपाल वध, रामचरितमानस आदि। और दूसरा प्रकार जो उन्होंने बताया है वो है आनंद मंगल की साधनावस्था, अर्थात उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले। इसके अंतर्गत जो काव्य आते हैं वो है गाथा सप्तशी, बिहारी सत्सई, गीत गोविंद आदि। कुछ कवि और भक्त तो आनंद मंगल के सिद्ध स्वरूप को ही लेकर सुख, सौंदर्यमय, विभूति, उल्लास, प्रेम, व्यापार आदि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार आनंद मंगल की साधनावस्था पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि से तत्पर होती है। साधनावस्था को ग्रहण करने वाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन श्रद्धावस्था या उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता, अर्थात ये कवि सुख, सौंदर्य, उल्लास की तरफ अपना मन नहीं लगाते। लेखक कहते हैं कि सही अर्थों में तो यही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये कवि सौंदर्य को खोज ही लेते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी कवि होते हैं जो मन में केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग पक्ष में ही समाये रहते हैं। उनका मन केवल सुख, सौंदर्य, उल्लास, प्रेम, कीड़ा की भावना में ही लगा रहता है। लेकिन इस प्रकार की भावना उन्हें केवल कला क्षेत्र के भीतर समझ में आती हैं। अर्थात इन पंक्तियों में लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो पूर्ण कवि है वह सौंदर्य की खोज किसी भी परिस्थिति में कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में मनोहरता, कटुता में मधुरता, प्रचंडता में आर्द्रता साथ ही लगी रहती है। यही विरुद्धता तो कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। उसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। अर्थात जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी साथ ही चलती है। महासंत व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभाव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था। लेखक के अनुसार वह व्यवस्था जिसमें लोक में मंगल का विधान होता है वही धर्म है। अधर्म को हटाने के लिए चाहे धर्म उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमल या मधुर हो, भगवान की आनंद कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। यदि यह गति सफल हुई तो धर्म की जय कहलाती है। इस गति में भी अपनी एक सुंदरता होती है। ऐसा नहीं है कि यह गति सफल है इसलिए सुंदर है। आगे चलकर यह गति सफल हो या विफल हो, सुंदरता तो आती ही है। इसकी विफलता में भी एक निराला सौंदर्य होता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि गति आदि से अंत तक सुंदर ही होती है। लेखक ने इसे बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि अगर राम द्वारा रावण का वध ना होता और कृष्ण के द्वारा कौरवों का दमन ना होता तो भी रामकृष्ण की गतिविधि में पूरा सौंदर्य बना रहता। अर्थात कवि सौंदर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता है। लेखक के अनुसार भावों के छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले 2 भाव ठहरते हैं और वह हैं करुणा और प्रेम।
करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की गति रंजन की ओर होती है। लोक में प्रथम साध्य रहा है, रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। इसलिए साधनावस्था काव्यों की बीज भाव करुणा ही है। इसी से शायद अपने 2 नाटकों में रामचरित्र को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने करुणा को ही एकमात्र रस कह दिया है। इसलिए लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम तथा सुख का विधान मिलता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है साहित्य का उद्देश्य। यह प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है। बच्चों, साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद्र जी के द्वारा दिया गया एक भाषण है जो उन्होंने 1936 में लखनऊ में लेखक संघ के पहले अधिवेशन में दिया था। उनका कहना है कि भाषा के 2 रूप हैं, एक बोलचाल का माध्यम होता है और एक होता है लिखित माध्यम। उनका मानना है कि बोलचाल के माध्यम से हम अपने करीबी के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। अपने हर्ष शोक के भावों को बोलचाल के माध्यम से ही चित्रण कर सकते हैं। उन्होंने लिखित माध्यम को साहित्य माना है। साहित्यकार यही काम अपनी लेखनी के द्वारा करते हैं। लेकिन लेखक का मानना ये नहीं है कि हर प्रकार की लेखनी साहित्य है। साहित्य वही होता है जिसमें सच्चाई प्रकट की गई हो, अर्थात जिस लेखनी में जीवन की सच्चाई को व्यक्त किया गया हो वही साहित्य है। जिसकी भाषा प्रौढ़ हो, सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, उसे साहित्य माना गया है। एक समय वह था जब भूत प्रेत की कथाएं, प्रेम वियोग की कहानियों से हम भले ही प्रभावित हुआ करते थे, पर आज इस प्रकार की कहानियों में हमारी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई देती, क्योंकि साहित्य काल्पनिक कहानियों से नहीं चलता। साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन की सच्चाई का वह एक दर्पण हो, अर्थात जिसमें सच्चाई दिखाई देती है वही साहित्य है। अब हम साहित्य की आलोचना के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे आलोचक हुए हैं जिन्होंने साहित्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य की सबसे अच्छी सर्वोत्तम परिभाषा जो है वो है जीवन की आलोचना। जीवन की आलोचना को उन्होंने सर्वोत्तम परिभाषा के रूप में व्यक्त किया है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे वह कहानी के रूप में हो या काव्य के रूप में हो, उसे हमारे जीवन की आलोचना करनी ही चाहिए। प्रेमचंद्र जी अपने पहले युग की काल्पनिक साहित्य को त्यागने की बात कहते हैं, क्योंकि इस साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही था और इस साहित्य का जीवन से कोई भी लेना देना नहीं था। यह केवल काल्पनिक था। यही कारण है कि प्रेमचंद्र जी पहले युग के साहित्य को त्यागने की बात कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साहित्य में मनोरंजन के अलावा जीवन की सच्चाई का दर्पण भी होना बहुत ही आवश्यक है। लेखक का मानना है कि कहानी और जीवन दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं, लेकिन कवियों पर भी अभिव्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श केवल वासना को तृप्त करना ही था। इसी श्रृंगार भावना को प्रकट करने में कवि मंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी, अर्थात उन कवियों के मन में केवल श्रृंगार भाव होना ही महत्वपूर्ण था। केवल जो वो वासना को ही तृप्त करती थी उन्हीं पर महत्व अधिक देते थे। ऐसे साहित्य जिनका विषय केवल श्रृंगार मनोभावों और उनसे उत्पन्न होने वाली निराशा तक ही सीमित हो, जिसमें दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता हो,
क्या ऐसे साहित्य को हम पूर्ण साहित्य का दर्जा दे पाएंगे? कभी कभी नहीं दे पाएंगे। परंतु अब हमारी साहित्य में रुचि बड़ी ही तेजी से बदल गई है। अब साहित्य केवल मन बहलाने की चीज़ नहीं है। जैसे पहले साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन था, लेकिन अब मनोरंजन के सिवाय उसका और भी बहुत कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करने का भी प्रयत्न करता है। अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया है। वह मनुष्य में सौंदर्य प्रेम को जगाने का यत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति ना हो, अर्थात कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको सौंदर्य प्रिय ना हो। एक साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी जागृत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावशाली होती है। यानी कि जो साहित्य है, अगर उसमें सौंदर्य का वर्णन अधिक होता है तो वो ज़्यादा अच्छा प्रभावशाली होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सौंदर्य क्या कोई वस्तु है? साहित्यकार इस प्रश्न को निरर्थक सा मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सौंदर्य वह है जो हमें अपने चारों ओर प्रकृति में दिखाई देता है। हमने सूरज का उगना डूबना तो देखा ही है, उषा और संध्या की लालिमा भी देखी है, सुंदर फल फूल भी देखे हैं, मीठी बोलियां बोलने वाली चिड़ियाएं भी देखी हैं, बहती हुई नदियां झरने भी देखे हैं। यही तो सौंदर्य है, और सौंदर्य वही तो है जो हमारे चारों ओर है। प्रकृति का सौंदर्य तो अद्भुत है। इसका वर्णन अनेक कवियों अपनी कविताओं में करते नहीं थकते हैं। दूसरी ओर लेखक ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि लेखक का कहना है कि एक घटना या स्थिति से सभी मनुष्य समान रूप से प्रभावित कभी भी नहीं होते, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी घटना को लेकर अलग अलग विचार तथा दृष्टिकोण होते हैं। लेकिन किसी भी साहित्यकार का रचना कौशल इसी में है कि लेखक जिस दृष्टिकोण से किसी बात को देखे, पाठक भी उससे सहमत हो जाए, और वही सहमति लेखक की सफलता होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम किसी भी साहित्यकार से यह भी आशा करते हैं कि वह अपने विचारों से हमें जागृत करे, अर्थात उसके विचार इतने प्रभावशाली हों कि उसका साहित्य पढ़कर हमारे मन में एक जागृति सी उत्पन्न हो जाए, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को विस्तृत करे। किसी भी साहित्यकार की दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनंद और बल भी मिले। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज मैं आपको बीए हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ छायावाद और यथावाद, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। हिंदी के वर्तमान युग की 2 प्रधान प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें छायावाद और यथावाद कहते हैं। साहित्य में ही श्री हरिश्चंद्र ने प्राचीन नाटक के महत्व को नए ढंग से प्रस्तुत किया है। नाटकों में चंद्रावली में प्रेम रहस्य स्पष्ट था, नील देवी और भारत दुर्दशा में राष्ट्रीय वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। श्री हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय वेदना के साथ ही जीवन के यथार्थ रूप का भी आरंभ किया है। प्रेम योगिनी हिंदी में इस ढंग का पहला प्रयास है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। यथावाद में मुख्यतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, अर्थात साहित्य के सिद्धांत के अनुसार काल्पनिक चरित्रों के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का उल्लेख करने वाला दल उपस्थित हो गया है। महत्व से हटकर अपनी मानवता में विश्वास होना, संस्कारों के प्रति द्वेष होना स्वाभाविक ही तो था।
इस कारण हरिश्चंद्र की युगवाणी में प्रकट होने का अवसर मिला। इसका सूत्रपात इसी दिन हुआ जब गवर्नमेंट से प्रेरित राजा शिव प्रसाद ने सरकारी ढंग की भाषा का समर्थन किया था और भारतेंदु जी को उनका विरोध करना पड़ा था। उन्हीं दिनों हिंदी और बंगला के महाकवियों में परिचय भी हुआ। श्री हरिश्चंद्र और हेमचंद्र में हिंदी और बंगला के महाकवियों में आदान प्रदान किया गया। हेमचंद्र ने बहुत सी हिंदी की कविताओं का अनुवाद किया और हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर आदि का अनुवाद किया। आरंभ में जिस आधार पर साहित्य न्याय की स्थापना होती थी, जिसमें राम की तरह आचरण करने के लिए कहा जाता था, रावण की तरह नहीं, क्योंकि उसमें रावण की प्रजा क्योंकि उसमें रावण की पराजय निश्चित थी। साहित्य में ऐसे प्रतिद्वंदी पात्र का पतन आशीर्वाद के स्तंभ में किया गया। साहित्य में यह भी माना जाता है कि मनुष्य में दुर्बलताएं होती ही हैं और वास्तविक चित्रों का पतन भी आवश्यक है। पतन के दो मुख्य कारण हैं, शूद्रता और निंद्यता, जो कि सामाजिक रूढ़ियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। वास्तव में कर्म काल पात्र के अनुसार यह कहा जाता है कि वे संपूर्ण रूप में ना तो भले हैं और ना ही बुरे हैं। अपराध कहे जाने वाले कर्मों से जिस युग के लेखक समझौता करने का प्रयत्न करते हैं, वे ऐसे कर्मों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। वे व्यक्ति की दुर्बलता के कारण भी खोज करते हैं और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था और सामाजिक रूढ़ियों को पकड़ने का प्रयत्न भी करते हैं तथा इस विषमता को ढूंढने का प्रयत्न करते ही हैं। यथावादी साहित्य वेदना से प्रेरित होकर जनसाधारण के अभाव और उसकी वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। इस दशा में सिद्धांत बन जाता है कि हमारे दुख और कष्टों का कारण प्राचीन सामाजिक रूढ़ियां हैं। इसलिए अपराधियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके सामाजिक परिवर्तनों में सुधार लाने का आरंभ साहित्य में ही होने लगा है। इस परिवर्तन से मनुष्य के पीड़न तथा कष्ट को भी मिटाने का प्रयत्न किया गया है और सभी व्यक्ति इस परिवर्तन से प्रभावित होकर पल्लवित होते हैं। स्त्री के संबंध में नारीत्व दृष्टि ही प्रमुख है। जब यह परिवर्तन समाज में होने लगते हैं, तब व्यक्ति स्वयं को सामाजिक बंधनों की बाधा से मुक्त समझता है। अतः यथावाद का मूल भाव है वेदना। कुछ लोग कहते हैं साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए और सिद्धांत से ही वह आदर्शवादी बन सकता है। एक समाज को कैसा होना चाहिए, यह तो केवल आदर्शवादी साहित्यकार ही बता सकता है। एक साहित्यकार ना तो इतिहास करता है और ना ही धर्मशास्त्र है। इन दोनों के कर्तव्य स्वतंत्र हैं। साहित्य इन दोनों की कमी पूरी करने का काम करता है। प्राचीन साहित्य में छायावाद अपना स्थान बना चुकी है। हिंदी में जब इस तरह के प्रयोग आरंभ हुए तो कुछ लोग बहुत चौंके, लेकिन विरोध करने के बाद भी उन्हें इस ढंग को ग्रहण करना ही पड़ा। छायावाद का मानना है कि ये आत्मकाव्य जगत के लिए उत्पन्न आवश्यक ही है। आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आज मैं आपको हिंदी ऑनर्स 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, जिसके रचिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आज मैं आपको इसका सारांश समझाने जा रही हूँ। साहित्य की नई मान्यताओं के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि साहित्य की नई मान्यता जीवन की नई मान्यताओं से अलग नहीं है। यूरोपियन संपर्क में आने के बाद हमारा नया साहित्य विकसित हुआ
19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में यूरोप के विज्ञान की अनेक मानसिक तथा भौतिक शाखाओं का विकास हुआ, जो आगे चलकर बहुत से ऐतिहासिक परिवर्तनों का कारण भी बना। इन दिनों यूरोपीय विचारों में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले। इन दिनों समस्त व्यापारों में एक संतुलित नियम खोजने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अंत में एक वैज्ञानिक डार्विन ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया, जिसे सच्चे अर्थों में आधुनिकता की नींव कहा जाता है। डार्विन ने ही विचारों को एक सूत्र में बांधकर सभी व्यापारों को स्पष्ट करने वाले तत्ववाद की स्थापना की। इसे हर क्षेत्र में मनुष्य की नई दृष्टि मिली। आज शायद ही ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान होगा जिसे इस विकासवाद के सहारे समझने की कोशिश नहीं की जाती होती। साहित्य के विभिन्न तत्व जैसे छंद, अलंकार, शैली, भाषा प्रतिपाद्य आदि इन सिद्धांतों के द्वारा ही समझी जाती हैं। यही से साहित्य को नए रूप में देखा जाता है। जीवित रहने के लिए हमें परिस्थितियों के साथ साथ विचारों तथा भावनाओं को भी अनुकूल बनाना पड़ता है। विकासवाद का सिद्धांत आजकल स्वीकृत सिद्धांत बन गया है। विकासवाद की दृष्टि से अगर सृष्टि को देखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मनुष्य ही सृष्टि पर वह प्राणी है जो सबसे अधिक विकसित हुआ है। मनुष्य की देह में ही मन तथा बुद्धि का विकास हुआ है। इस जगत में जो कुछ सत्य है वह मनुष्य दृष्टि से देखा हुआ सत्य है। मनुष्य के इन्हीं विचारों से मानवतावाद का जन्म हुआ है। इस मानवतावाद को दो प्रधान लक्षण हैं। पहला लक्षण है मनुष्य की महिमा और मानवीय मूल्यों का विश्वास, और इसका दूसरा लक्षण है मनुष्य के जीवन को दुख शोक से बचाना तथा इसी दुनिया में दुख समृद्धि प्राप्त करना। भारतवर्ष में अगर साहित्य परंपरा पर दृष्टि डाली जाए तो साहित्य युग मानवीय विश्वास को प्रेरणा देते हुए पाएंगे। वैदिक साहित्य के केंद्र में यज्ञ योग का स्थान भी है। इन्हीं से वैदिक युग का कवि प्रेरणा पाया करता था। चाहे व्याकरण हो, ज्योतिष हो, छंद हो या अगणित हो, सभी विचारधारा इस यज्ञ योग की क्रियाओं की ठीक ठीक संपादित करती हुई पाई गई हैं। बाद में इन्होंने स्वतंत्र शास्त्रों का भी रूप ले लिया। पूर्व काल में सभी शास्त्र किसी न किसी रूप में यज्ञ योग प्रक्रिया के साथ संबंध बनाते रहे हैं, परंतु ये आज अलग हो गए हैं। गुप्त काल में एक बार पुनर्जागरण के दौरान इस योग क्रिया को याद किया गया। इसी युग के कारण इसी युग के काव्य और शिल्प में देव देवताएं निखरे हुए मानव सौंदर्य में प्रकट हुए। देवताओं का मानवीय रूप इसी युग में प्रकट हुआ। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। शास्त्र और काव्य दोनों में ही देवताओं का नाम लिया जाने लगा। मनुष्य रूप देवता का और भी व्यापक रूप मध्यकाल के अंत में आया, जब भगवान नर रूप की लीला सभी प्रकार के साहित्य तथा शिल्प का आश्रय बनी। आगे चलकर हर देवता के अवतार की कल्पना की गई। कोई उद्धव का अवतार समझा गया, कोई वाल्मीकि का, कोई हनुमान जी का तथा कोई भगवान की मुरली का। शिव जी के भी अवतार को स्वीकार किया गया। इन अवतारों पर इस हद तक विश्वास किया जाने लगा कि सब यह मानने लगे कि भगवान नर रूप धारण कर भक्तों की सहायता करते हैं। यह माना जाने लगा कि नर रूप भगवान ही उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाते हैं, उनकी गलतियों को सुधार देते हैं, उनके घर का पहरा देते हैं तथा बिगड़े हुए कार्यों को भी सुधारते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न युगों के साहित्य में कोई ना कोई मानवीय विश्वास होता ही है।
आधुनिक युग का यह विश्वास मानवतावाद है। इस नवीन मानवतावाद को स्वीकार करने का परिणाम हो सकता है मनुष्य की मुक्ति। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक शोषण से मनुष्य को मुक्त किया जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन अनमोल है। जिन दिनों इंग्लैंड के साहित्य का परिचय भारतवर्ष से हुआ था, उन दिनों नव मानवतावाद की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इन सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद कवि उन रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है जो लंबे समय से रीति नीति मनुष्य के ऊपर गिरी हुई थी। यह मानवतावाद शुरू में व्यक्ति को शोषण और बंधन से मुक्त कराने में कारगर सिद्ध हुई, परंतु व्यवहार में मनुष्य और समानता केवल एक राष्ट्र तक सीमित रहे। धीरे धीरे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यह भी प्रगतिशील विचारों की उपज ही थी। धीरे धीरे मानवतावाद भी आया, दलितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और राष्ट्रवादता भी आई, परंतु दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। संसार में एक तो राष्ट्रता ने सिर उठाया, दूसरी ओर मानवता ने जन्म लिया, जिसके अनुसार मनुष्यों में भी दो श्रेणी बंट गई, एक उत्तम, दूसरी निकृष्ट। एक में देवत्व की भाव और दूसरे में पशुता का भाव आने लगा। इन विचारों ने महायुद्ध को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मानवता की महिमा भयंकर हो गई। सारे संसार के साहित्य मनुष्यों के मन में एक ही प्रश्न उठा, यही क्या वास्तविक मानवतावाद है? यह गलत बात है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर उन्हीं विचारों को अपनापन जो पहले थे। इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र में अपने का दुहारा लेता रहो, विचारों का क्षेत्र में वह जो गया सो गया। इसके लिए अफसोस करना बेकार है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आज मैं आपको हिंदी ऑनर्स 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है, उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। दो तरह के लेखकों ने तुलसी साहित्य को बहुत आसान बना दिया है। पहले तरह के लेखक तो वो हैं जो समझते हैं कि तुलसीदास के रामचरितमानस लिखकर हिंदुओं की रक्षा की है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने हिंदुओं को इस्लाम के आक्रमण से बचाया है। इसके साथ साथ हिंदू समाज तथा संस्कृति में राम, सीता आदि के आदर्शों को भी शामिल किया है। और दूसरी तरह के लेखक वे हैं जो यह समझते हैं कि तुलसीदास ने धर्म को अलग अलग करके केवल ब्राह्मणवाद का समर्थन किया है, नारी की पराधीनता को आदर्श माना है तथा जनता को भक्ति का नशा देकर सुला दिया है। पहली तरह के आलोचक तुलसीदास को श्रद्धा से देखते हुए हिंदू धर्म का निर्माण करता मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ के आलोचक उन्हें प्रगति विरोधी मानते हैं, लेकिन उनकी कला के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए दोनों तरह के आलोचक एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि तुलसीदास ने टूटती हुई संस्कृति को पोषण दिया है। 16वीं सदी के लगभग भारत में भक्त कवि की एक बाढ़ सी आ गई थी। इस समय में अवध ब्रिज की ही नहीं बल्कि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी कवियों की बाढ़ आ गई थी। इस समय में कवियों में एक विराट आंदोलन का रूप ले लिया था। इन रचनाओं में सभी कवियों ने प्रेम पर सबसे अधिक महत्व दिया था। प्रेम में वर्ण और धर्म को सबसे बड़ी बाधा माना है। इन कवियों ने इसी भेद की सबसे अधिक आलोचना की है। जो लोग पुरोहितों और राजाओं से दबकर रहते थे, उन लोगों ने बंधनों से मुक्ति के लिए अपना अधिकार घोषित कर दिया।
लेकिन यह घोषणा शासक वर्ग को पसंद नहीं आया। इस घोषणा में इन लोगों ने हर वर्ग के लिए एक व्यवस्था कर रखी थी। उसमें किसी तरह का कोई हेरफेर करने पर भी कठोर दंड देने की भी व्यवस्था थी। इसलिए पुरोहितों और राजाओं को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यथार्थ यह है कि पुरोहितों ने तुलसीदास को काफ़ी सताया था और यह अपमान केवल बालकपन तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे उनका विरोध भी बढ़ता गया। जब लोग उनकी जाति पाति की चर्चा करके उनका मजाक उड़ाते थे, तब तुलसीदास यही कहकर जवाब देते थे कि जो गोत्र राम का है वही गोत्र उनके सेवक का है। उनके कार्यों से पुरोहित वर्ग क्रोधित हो उठे थे। वह उन्हें तरह तरह के नाम देने लगे थे और तुलसीदास को कहना पड़ा था कि तुम अपनी जाति लेकर खुश रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुलसीदास की भक्ति किसी भी वर्ण, जाति तथा धर्म का बहिष्कार नहीं करती। उनका कहना है कि राम का नाम लेकर सभी पवित्र हो जाते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ दूसरा सप्तक की भूमिका, जो कि अज्ञे द्वारा रचित है, का सारांश समझाने जा रही हूँ। जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तब मन में यह विचार उठा था कि इस तरह की पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाना चाहिए जिसमें नए प्रतिभाशाली कवियों की कविताएं प्रकाशित की जाए जो अपनी कृतियों को प्रकाशन करने में असमर्थ हैं। अर्थात तार सप्तक के कवि वे कवि थे जिनके बारे में संपादक का यह मानना है कि इन कवियों में भी कुछ है और पाठक के सामने लाए जाने के पात्र हैं। दूसरा सप्तक में फिर 7 नए कवियों की कृतियां प्रस्तुत की गई। 7 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंदी जगत का अपरिचित हो, लेकिन किसी का कोई स्वतंत्र कविता संग्रह नहीं छपा। अतः यह कहा जाने लगा कि ये कवि इसी पुस्तक के साथ ग्रंथों के जगत में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि हिंदी में जो काव्य संग्रह छपते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे काव्य होंगे जिनमें अच्छी कविताओं का संग्रह एक साथ मिले जितनी दूसरा सप्तक में पाई जाएंगी। कवियों का कहना है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। इसलिए कविता को प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है जितना हम कवितावादी को कहना। जिस प्रकार प्रयोग का कोई वाद नहीं है, उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कहना चाहते हैं कि प्रयोग निरंतर होते आए हैं और इन्हें प्रयोगों के द्वारा कोई भी कवि आगे बढ़ सकता है। जो कहता है कि हमने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, वास्तव में वो यह कहना चाहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य किया ही नहीं। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बनाती। प्रयोग का महत्व कर्ता के लिए उसकी लगन तथा सत्य की खोज को भी दर्शाता है। यह फिर कहना आवश्यक है कि इन 7 कवियों का इकट्ठा होना किसी दल या संगठन का सूचक नहीं है। पहली बार हमने कवियों को आपसी मतभेद की बात कही है। नंद दुलारे जी ने यह परिणाम निकाला है कि प्रयोगवादी कविता उन कवियों की कविता होती है जिनमें आपस में मतभेद हो। उन्हें यह अवसर देने में हमें संकोच नहीं होता कि उनके तर्क पढ़ने में रोचक होते हैं और उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि ये 7 कवि भी विचार, राजनीति और साहित्यिक मतभेद के कारण एकत्र नहीं हुए और ना किए गए। कुछ से हमारा व्यक्तिगत परिचय भी हुआ, जिससे यह पता चलता है कि उनके एकत्र होने का कारण उनकी कविता ही है और यही शक्ति और सौंदर्य इस सप्तक की मूल प्रेरणा है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।
सिक्स सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ नई कविता का आत्मसंघर्ष जो कि मुक्ति बोध द्वारा रचित है उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। जब कभी कोई नई कला प्रवृत्ति या साहित्य प्रवृत्ति आवर्तित होती है तो कला के तत्वों के संबंध में बहस शुरू हो जाती है। यदि हमें वास्तववादी होना है तो उसे एक साथ दो काम करने होंगे। एक तो अपने युग विशेष को समझना होगा और दूसरा नई काव्य प्रवृत्ति के स्वरूप को समझना होगा। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि नई काव्य प्रवृत्ति के क्षेत्र में ऐसी कोई भी आलोचना अभी तक नहीं उठी है जो प्रवृत्ति की सीमाएं बताए। संवेदनशील कवि इस वास्तविकता को गहरी चुनौती देते हैं। यह चुनौती दो प्रकार की होती है, तत्व संबंधी और रूप संबंधी। आज के कवि के हृदय में तनाव भी है, लेकिन कवि हृदय फैलाना भी चाहता है, विस्तार करना चाहता है। फैलाने की इस प्रक्रिया के बाद उसे मानव वास्तविकता के मूल पक्ष दिखाई देने लगते हैं। तभी हम आसपास फैली हुई मानव वास्तविकता के पक्षों का उद्घाटन चित्रण कर सकेंगे। माना कि यह उद्घाटन चित्रण केवल बौद्धिक दृष्टि के फलस्वरूप यह ज्ञान अधिक पुष्ट होंगे। इस प्रकार व्यक्ति तत्व अधिक समक्ष हो सकेगा। इतना ही नहीं, काव्य शैली को अधिक लचीली, अधिक सक्षम और संपन्न बनाना होगा, जिससे कि वह जीवन जगत को एक समुचित वाणी दे सके। सच तो यह है कि आज के कवि को एक साथ तीन क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है, तत्व के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, और तीसरा संघर्ष उसे करना पड़ता है दृष्टि विकास के लिए। तत्व का संबंध मानव की वास्तविकता से है, अर्थात जगत की वास्तविकता को कविता में कैसे उद्घाटित किया जाए और कैसे उसकी व्याख्या और विश्लेषण हो। अभिव्यक्ति तत्व तब सक्षम बनेगी जब अनुभूतियों को चित्रित करने का सामर्थ्य कवि में हो। मुक्तिबोध यह मानते हैं कि आज के कवि में यह सामर्थ्य होना ही चाहिए। दृष्टि विकास का संबंध सिद्धांत से है, अर्थात विश्व को देखने के लिए कवि की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अर्थात समाज की समस्याओं की व्याख्या वह किस नज़रिए से करता है। समाज और इसके इतिहास की वास्तविकताओं को समझ कर उसका विश्लेषण करना नए कवि का दायित्व बनता है। मुक्तिबोध केवल आत्म उद्घाटन को ही काव्य का उद्देश्य नहीं मानते। उनका कहना है कि कवि अपने अंदर व्याप्त जीवन जगत को प्रकट करता है। मुक्तिबोध का मानना है कि जब कवि अपने आप को कविता में प्रकट करता है तब वह आत्म औचित्य की स्थापना करता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, जो कि विजय देव नारायण शाही जी के द्वारा रचित है। विजय देव नारायण शाही हिंदी के साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक माने जाते थे। वे तीसरे शतक के कवियों में भी शामिल थे। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट उनका दूसरा सबसे प्रसिद्ध निबंध था। साहित्य के विभिन्न विषयों एवं मुद्दों से संबंधित उनके निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते रहे थे। शमशेर की कविताओं को लेकर हमेशा से लेखक के मन में एक कठिनाई सी महसूस होती रही थी। उनका मानना था कि शायद लोग यह प्रश्न जरूर उठाएंगे कि शमशेर ने अभी तक जो कुछ लिखा है या प्रकाशित हुआ है वह कविता है भी या नहीं है, क्योंकि शमशेर ने कविता के छंद, लय, शब्दावली सब में बहुत से नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने ऐसे नए प्रतीकों और बिंबों का भी सृजन किया है जो कविता के अभ्यस्त पाठकों और श्रोताओं को अक्सर चुनौतियों की तरह लग सकते हैं। अर्थात उन्होंने अपनी कविताओं में इतने अधिक प्रयोग किए हैं कि लेखक के मन में हमेशा इस बात की दुविधा होती रही कि वो कविता, उनकी जो कविता लिख रहे हैं वो कविता है भी या नहीं है। इसलिए लेखक इन सवालों में
उद्धृत मानकर आगे चलने की इजाज़त मांगते हैं। लेखक कहते हैं कि इन सवालों में उलझने का खतरा यह है कि बात केवल शमशेर की कविताओं की ही नहीं है, बल्कि उन जैसी और कविताओं पर भी है। इस तरह शायद कवि शमशेर के साथ हम न्याय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नई कविताओं की सामान्य विवेचना के लिए शमशेर को उदाहरण की तरह इस्तेमाल करना तो ठीक है, लेकिन कहीं शमशेर का जो निजी काव्य जगत है उसमें प्रवेश करना ये दूसरी बात है। अर्थात ये बात ठीक नहीं है कि हम उनकी काव्य जगत में प्रवेश करें। दोनों ही तरह की चर्चाएं महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही आवश्यक भी हैं, लेकिन इन दोनों की बातों में अभिप्राय अलग अलग ही निकलता है। इस विषय में आलोचकों द्वारा पहले प्रकार की चर्चा तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन इसलिए भी दूसरे ढंग से विचार करने की उपयोगिता कुछ अधिक ही दिखाई देती है। इसके अलावा यदि हम सीधे शमशेर की मनोभूमि में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो शायद आरंभिक शंकाओं का उत्तर भी हमें एक हद तक मिल जाएगा। नई कविताओं की बहस में यह माना गया है कि न सिर्फ कविताओं का ऊपरी कलेवर बदला गया है, नए प्रतीकों, बिंबों, शब्दावली की तलाश भी हुई है और गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में भी परिवर्तन आ गए हैं। अर्थात जो चीज़ें उन्होंने अपनी कविताओं में बदलाव लाए हैं, उनसे पूरी बनावट में ही बदलाव आ चुका है। और यही नहीं, उनमें कुछ अंग अनुपयोगी तथा असार्थक भी दिखाई देने लगे और कुछ अंग जो अब तक काव्यानुभूति के केंद्र में अभी तक कुछ अंग ऐसे थे जो पहले आवश्यक या विरोधी लगते थे, लेकिन अब काव्यानुभूति के केंद्र में आ गए हैं। अर्थात जो पहले आवश्यक नहीं थे, आज वो आवश्यक माने जाने लगे। कुल मिलाकर काव्यानुभूति और जीवन की अनुभूतियों में जो रिश्ता दिखाई देता है, वह रिश्ता भी बदल गया है। इसलिए विजय देव नारायण शाही जी कहते हैं कि शमशेर के काव्य में अनुभूति की इस बनावट की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शमशेर के वक्तव्य के अनुसार कविता में हम अपनी भावनाओं की सच्चाई को खोदते हैं। अर्थात कवि के मन में जो छिपा है, ऐसे विचार जिन्हें हम कविता के माध्यम से सामने लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सच्चाई की अनुपस्थिति तथा काव्यानुभूति की अपर्याप्तता का प्रश्न सबसे पहले मन में आता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए शमशेर सिंह ने एक सबसे अच्छे उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि हम एक ऐसी सृष्टि कल्पना करें जिसमें जन्म देने वाले ब्रह्मा तो हैं, लेकिन उस सृष्टि को धारण करने वाले, उसे निरंतर अस्तित्व प्रदान करने वाले विष्णु का अभाव है। अर्थात हमारे पास कविताएं सब कुछ तो है, लेकिन उसकी सच्चाई का अभाव है। सिर्फ कवि ये बात कहना और समझाना चाहते हैं। सच्चाई की तलाश इसी विष्णु तत्व की तलाश है। जिस प्रकार विष्णु तत्व जीवन को अपनी उंगली को धारण करके सार्थकता देता है, उसी प्रकार चीज़ें जन्म तो लेती हैं, लेकिन वे अपनी गति से निरंतर अस्तित्व में स्थापित नहीं हो पाती। इस निरंतर अस्तित्व के लिए एक बाहरी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती ही है हमें। लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए ही विष्णु तत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस चर्चा को छोड़कर विजय देव नारायण जी दूसरी ओर इशारा करना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि लगभग 15 वर्ष पहले शमशेर ने अपनी कविताओं की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी थी। सुंदरता का अवतार हमारे सामने पल छीन होता रहता है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम उसके सामने और चारों की अपार लीला को कितना अपने अंदर घुला सकते हैं। अर्थात इस पंक्ति में उन्होंने अपार लीला, अवतार, अपना अंदर घुला, इन शब्दों पर अधिक जोर दिया है और इन शब्दों पर जोर देकर उन्होंने सुंदरता की ही चर्चा करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि जो लोग यह मानते हैं कि छायावाद के बाद हिंदी कविता ने सौंदर्य का दामन छोड़ दिया है,
उन्होंने शायद शमशेर की कविताओं का विश्लेषण करने का कष्ट ही नहीं किया, अर्थात उन्होंने कभी शमशेर की कविताओं को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जिससे कि उनको ये पता चले कि शमशेर की कविताओं में ही सबसे ज़्यादा सुंदरता का वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं कि यदि आज तक अगर हिंदी में सौंदर्य का कवि कोई हुआ है तो वह शमशेर है, और इस आज तक में मैं उन सभी कवियों को शामिल करना चाहता हूँ जो अभी तक सौंदर्य से रिलेटेड भी सबने कविताएं लिखी हैं। शायद आपको लगेगा कि इस निबंध में लेखक ने शमशेर की कविता के तार तार बिखेर कर रख दिए, लेकिन इन कविताओं में अवतरित अगर कुछ होता है तो वह है केवल सौंदर्य। केवल शमशेर जी ने सौंदर्य पर ही बल देकर अपनी कविताओं को लिखा है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज मैं आपको बीए हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ सफलता और सार्थकता, जिसके रचयिता नामवर सिंह हैं, उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। नामवर सिंह जी का कहना है कि कहानी का यह दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी तो जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित भी की जाती है। मनोरंजन इसकी सफलता में तो शिल्प इसकी सार्थकता है। बहुत से आलोचकों की दिलचस्पी कहानी में केवल इतनी ही है कि वह साहित्य का ही एक रूप है, इसलिए कहानी की ओर ध्यान जाता है या तो इतिहास लिखते समय या फिर साहित्य रूपों का शास्त्रीय विवेचन करते समय। जहाँ साहित्य के मान और मूल्यों की चर्चा होती है, वहीं कहानियों के हवाले नहीं मिलते। अगर हवाले मिलते हैं तो केवल कविताओं और उपन्यासों के। आलोचकों की कुछ ऐसी धारणा है कि केवल कहानियाँ लिखकर कोई लेखक महान कभी नहीं बन सकता। बहुत से लोगों का यह कहना है कि प्रेमचंद उपन्यासकार से अधिक सफल कहानीकार हैं। नई कहानीकारों का यह मानना है कि इस पीढ़ी के कहानीकारों को में मानवीय मूल्यों के संरक्षण तथा सामाजिक नव जीवन के प्रयास देखे जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज की कहानी नई भावनाओं का सृजन भी करती है। आज इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि कहानी अच्छी है या कहानी सफल है, बल्कि इस अच्छेपन और सफलता को अधिक ठोस रूप देने की आवश्यकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज कहानी को सफलता का अर्थ है कि कहानी की सार्थकता। आज किसी कहानी का शिल्प की दृष्टि से सफल होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता के सामने उसकी सार्थकता भी परखी जानी चाहिए। जीवन के जिन मूल्यों की कसौटी पर हम कविता, उपन्यास और साहित्य की परीक्षा लेते हैं, उन्हीं कहानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। यह धारणा गलत है कि साहित्य के तमाम रूपों में एक ही बात कही जाती है। रूप की विशेषता से वस्तु में भी विशेषता आ जाती है। एक साहित्यकार कविता की वास्तविकता का एक पहलू दिखाता है तो उपन्यास दूसरा पहलू दिखाता है और कहानी तीसरा। साहित्य के रूप केवल रूप नहीं बल्कि जीवन को समझाने के अलग अलग माध्यम हैं। जब एक माध्यम समाप्त होता है तो दूसरा माध्यम का निर्माण किया जाता है। हमारी इस ऐतिहासिक आवश्यकता से एक समय कहानी भी उत्पन्न हुई और अपने रस सौंदर्य के द्वारा इसने हमारे सत्य सौंदर्य को भी विकसित किया। कहानी की इसी भूमिका की मांग है कि वर्तमान में उसकी सार्थकता की परीक्षा भी की जाए। इस धारणा का यह असर पड़ा कि लोगों ने कहानी में जीवन सत्य तथा भाव बोध को देखना छोड़कर इसे कहानी की परिभाषित संज्ञाओं के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने कहानी के सत्य को भी नहीं बल्कि कहानी के कहानीपन की समझ भी खो दी। इस गलत धारणा का असर आलोचना पर तो पड़ा ही,
पर वह तो स्पष्ट है कि ना तो वह पाठक के काम की रही और ना ही कहानी लेखक के काम की रही। और साथ ही इस विचारधारा ने कहानी के शिल्प को बिगाड़ने में भी बहुत काम किया। अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है समग्र मानवीय दृष्टि और इसके रचयिता हैं निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा जी अपने इस लेख में रेणु जी के विषय में चर्चा करते हैं। इस लेख के माध्यम से निर्मल वर्मा जी रेणु जी के स्वभाव, उनकी शालीनता तथा उनके जीवन से परिचित करवाना चाहते हैं। वे रेणु जी के चरित्र से इतने अधिक प्रभावित थे कि उनके सभी आदर्शों को वो अपने जीवन में उतारना चाहते थे और उन्होंने सभी संभव प्रयास भी किए। निर्मल वर्मा जी इस लेख में लिखते हुए कहते हैं कि मुझे याद है वो दिन जब दिल्ली में इमरजेंसी लगने से कुछ महीने पहले जो जुलूस निकला था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। देश के कोने कोने से लोग इस जुलूस में शामिल होने के लिए आए थे। मैं भी चलते चलते इस अजनबियों के जुलूस में शामिल हो गया। मेरे साथ में चल रहे एक सज्जन से मैंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा, बिहार से। मैं अचानक से उस सज्जन से पूछ बैठा, रेणु जी भी आए हैं? उस सज्जन ने पहले तो मुझे तिरछी नज़रों से देखा और फिर बोले, नहीं, वह बीमार हैं, आ नहीं सके। मैं चुपचाप उस सज्जन के साथ साथ चलता रहा। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं इस सज्जन से पूछ लूं कि क्या आप उन्हें जानते हैं, लेकिन बहुत देर तक यह प्रश्न मेरे भीतर ही गूंजता रहा। मन में रह रहकर उसके ख्याल आ रहे थे। मैं उनसे 3 बार मिला हूँ, लेकिन आज भी आंखें मूंद कर उनका चेहरा हूबहू याद कर सकता हूँ। उनके लंबे झूलते बाल, एक छोटी सी मुस्कुराहट जो मन को तृप्त कर देती थी। कुछ लोगों में ऐसी गरिमा होती है जिसका ऊंचे या नीचे वर्ग से संबंध नहीं होता, बल्कि केवल संस्कारों से संबंध होता है। उनकी जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक अपनी तरफ खींचा वह था उनका उछला हल्कापन, यानी कि वे छोटे से वाक्यों को सन्यासियों की तरह बोलते थे और फिर शर्माकर हंसने लगते थे। इनके इसी हल्केपन के बारे में चेखव जी ने भी इनके बारे में कहा है कि कुछ लोग जीवन में बहुत सहते हैं। ऐसे आदमी ऊपर से बहुत हल्के और हंसमुख दिखाई देते हैं। वे अपनी पीड़ा को दूसरों को नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी जो शालीनता है उन्हें अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करने से रोकती है। लेखक लिखते हैं कि रेणु जी इसी प्रकार के शालीन व्यक्ति थे, लेकिन यह जानने का कभी मौका नहीं मिला कि उनके मन में वे कौन सी यातनाओं की परतें थी जिन्हें फाड़ कर वे मुस्कुराहट में बदल दिया करते थे। लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेखक लिखते हैं कि इस अखबारी खबर पर मैं आज भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी मृत्यु मेरे लिए आज भी सत्य नहीं बन पाई। उनकी बीमारी की बार बार खबर मिलने के बाद भी मैं उनकी मृत्यु की दर्दनाक समाचार के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस व्यक्ति से मैं केवल 2-3 बार ही मिला हूँ, उस व्यक्ति के ना रहने से मेरे लिखने की दुनिया इतनी सूनी हो जाएगी। इस बात का मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था। आगे लेखक लिखते हैं कि मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारी चीज़ों को चाहे कम लोग पढ़ें, लेकिन हम लिखते बहुत कम लोगों के लिए हैं। मैं जिन लोगों को ध्यान में रखकर लिखता हूँ उनमें से रेणु जी सबसे प्रमुख हैं। जब भी मैं लिखता था तो मेरे मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि मेरा ये कहानी, मेरा ये लेख या उपन्यास पढ़कर वे क्या सोचेंगे। यही ख्याल मुझे कुछ भी बनावटी लिखने से बचा लेता था। कई बार मैं सोचता था कि कुछ लोग हमारे जीवन में सेंसर का काम करते हैं और यही सेंसर कहीं ना कहीं हमें नैतिकता से जोड़े रखता है। मेरे लिए तो रेणु जी की उपस्थिति ही मेरे लिए अंकुश और वरदान का काम करती है। जिस प्रकार कुछ लोग साधु संतों के पास बैठकर हमें असीम कृपा का एहसास होता है, हम मन ही मन स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रेणु जी की मूक उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे ही पवित्रता का बोध करवाती है।
आगे लेखक लिखते हैं कि रेणु जी समकालीन हिंदी साहित्य के संत लेखक थे। लेखक कहते हैं कि मैं यहाँ पर संत शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रेणु जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया की किसी भी चीज़ को घृणास्पद और त्यागने योग्य नहीं मानते थे। उनमें यह विशेषता थी कि वे हर जीवित तत्व में पवित्रता, सौंदर्य तथा चमत्कार खोज ही लेते थे। उनका अर्थ यह नहीं है कि वह धरती में उगने वाले कुरूपता, अन्याय, अंधेरे और आंसुओं को नहीं देखते, बल्कि इन सब को समेटने वाली गुणवत्ता को पहचानते हैं। वे दलदल और कमल को अलग नहीं करते, बल्कि उनके बीच रहस्यमय और अनिवार्य रिश्ते को पहचानते हैं। लेखक कहते हैं कि रेणु जी का मानना है कि सौंदर्य का असली मतलब मनोहर चीज़ों के आस्वादन में नहीं है, बल्कि गहरे अर्थ में चीज़ों के पारस्परिक सार्वभौमिक दैवीय रिश्ते को पहचानना है। यही कारण है कि रेणु जी में एक असीम साहस, विवेक तथा विनम्रता छिपी रहती थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर इस अर्थ को देखा जाए तो हर संत व्यक्ति कवि और हर कवि अपने सृजनात्मक कार्य से संत होता है। इसलिए रेणु जी का प्रत्येक लेख जीवन के नैतिक फैसलों, न्याय अन्याय तथा स्वतंत्रता की संघर्ष भूमि की पहचान है। आगे लेखक लिखते हैं कि कैसे अजीब से लेखक थे ये, जो गरीब की यातनाओं में भी इतना रस आनंद भर सकते थे। उदास मरुस्थल में सुरों रंगों की रासलीला देख सकते थे। चारों ओर आंसुओं में भी सौंदर्य को परख सकते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि रेणु जी एथिस्ट थे। एथिस्ट का अर्थ होता है कि जो दूसरों के दुखों को ना समझ सके। लेखक लिखते हैं कि ऐसा नहीं था कि वे दूसरे के दुखों को, पीड़ा को नहीं समझ पाते थे, बल्कि वे हाय हाय करते, छाती पीटते प्रगतिशील लोगों के आडंबर से बहुत दूर रहते थे। वे मनुष्य की यातनाओं को उनके जीवन से अलग करके अपने सिद्धांत की तरह इस्तेमाल करते थे। रेणु जी अपने निकट से मनुष्य की पीड़ा, मजबूरी और गरीबी को देखा है, इसलिए वह कोई सैद्धांतिक खिलवाड़ नहीं कर पाते थे। साहित्य की दुनिया में वे ऐसे उम्र में आए थे जब अनेक लेखक बहुत सी किताबें लिख चुके थे, इसलिए वह अपने साथ अनुभवों की पूरी संपदा लेकर आए थे। और ये अनुभव उनके उपन्यास में इतने ताजे जान पड़ते थे मानो अपने पात्रों को अभी अभी धरती से निकालकर अपनी कथाओं में उन्होंने पिरोया हो। इन्होंने जिस बारीकी और गहरे लगाव से बिहार के एक छोटे से गांव पूर्णिया की ज़मीन को कुरेदा था और उनके फैलाव को ध्वनित किया था, इसके लिए गद्य की भाषा को काव्यात्मक मुहावरों में ढाला था। यह हिंदी उपन्यास में एक अभूतपूर्व घटना थी। अभूतपूर्व का अर्थ यह नहीं है कि उसमें पहले किसी अन्य लेखक ने अपने गांव या क्षेत्र पर उपन्यास नहीं लिखे। ऐसे कितने ही कथाकारों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने पहले भी अपने गांव तथा क्षेत्र पर उपन्यास लिखे हैं, लेकिन रेणु जी का स्थान इन कथाकारों में सबसे अलग और विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि उनके भीतर बहती हुई जीवन धारा स्वयं पौराणिक सीमाओं का उल्लंघन करती है। बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तर भारत के किसान की नियत रेखा को उजागर किया है। यह एक ऐसी रेखा थी जो किसान की किस्मत और इतिहास हस्तक्षेप के बीच गुथी हुई थी। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंगें, ना जाने इन जैसे कितने ही इतिहास के धागों में किसान की किस्मत उलझी हुई थी। आगे निर्मल वर्मा जी लिखते हैं कि जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर हम जैसे आइंस्टाइन की फिल्मों में पर्दे पर हम जैसे कि देखते हैं, चलती हुई उनकी भीड़ दिखाई देती है, अलग अलग चेहरे हमें दिखाई देते हैं, अनेक तरह की हलचल और तनाव देखने को मिलते हैं, ठीक इसी प्रकार पूर्णिया के पर्दे पर उसकी पीठिका में हम भारतवासी, ग्रामवासी और इतिहास के बीच मुठभेड़ और टकराव की गड़गड़ाहट को भी सुनते हैं।
एक क्षण ऐसा आया था जब पात्र और पीठिका में कोई अंतर नहीं रहा। दोनों एक दूसरे में इतने गुथ जाते हैं कि मनुष्य, धरती और इतिहास के बीच कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन मुठभेड़ के समय जो बिजली चमकती है, धूल भरे आकाश में जो चिंगारी कौंधती है, रेणु जी ने अपने कैमरे की आंखों में अपने जीवन की इस फड़फड़ाहट को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये तो था रेणु जी के ऊपर लेख जो निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।